नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को सौगात दी है, जिसके चलते सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत किसानों को सोलर पंप मिलेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगा रही है। पहले चरण में 50,000 पंप लगेंगे। वहीं सीएम मनोहर ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र को पानी देना सरकार की यहां प्राथमिकता है, जिसके चलते सरकार सूक्ष्म सिंचाई पर जोर दे रही है, जिसमें पानी की बचत होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार सोलर पंप पर तेजी से काम कर रही है, जिसके किसानों को काफी फायदा यहां पर होगा। सिंचाई के क्षेत्र में और ये जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र, जो आज से 7 साल पहले तक हरियाणा में ना के बराबर था, कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले 7 साल में हमने इसको खूब बढ़ाया है, खूब आगे किया है और इससे एक पंथ कई काज इससे हो रहे हैं। इसलिए आज जिन किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जा रहा है, खास करके जो 200 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और 68 लोगों को सीधा उनका जो पंप का उद्घाटन किया गया है, ऐसे यहां बैठे हुए सभी लाभार्थियों को, सब किसान भाइयों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं और बहुत ही शुभकामना देता हूं। और इसी प्रकार बाकी किसान भी इनसे जुड़ करके इनके सारे कार्यक्रम को देखते हुए आगे बढ़े, ऐसे मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। देश को करना है तो प्रदेश हरियाणा को भी करना है और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहां से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए। और सूक्ष्म सिंचाई में चाहे ड्रिप इरिगेशन है और चाहे फुहारा इरिगेशन है, इससे हमारे पानी की बचत होगी। और 1 एकड़ अगर हम खुली सिंचाई को छोड़कर उस पानी को हम लघु सिंचाई, इसमें सूक्ष्म सिंचाई में यूज करते हैं, तो 3 एकड़ पानी यानी उसका सिंचाई के लिए पर्याप्त रहता है। इसलिए कम से कम खुली सिंचाई और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई हम करेंगे तो हमारी सारी खेती को, हर एकड़ को हम सिंचाई योग्य बना सकेंगे। जो हमारी पावर इस समय उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमने अन्य प्रकार के जो साधन हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। उसके अंदर सौर ऊर्जा ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है, जिसमें से हम पूरे प्रदेश में जहां आवश्यकता हम लगा सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये जो सारा प्रोजेक्ट है सिंचाई का, खेतों का, इसको बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले 7 साल में हमने 25,897 सोलर पंप लगाए हैं। आगे हमारा 13,800 सोलर पंप पर और काम चल रहा है। टारगेट हमारा 50,000 सोलर पंप का है। ये पहले चरण में 50,000 है। 50,000 पूरा होने के बाद और हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बहुत तीव्र गति से हम आगे कर रहे हैं। इसका हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको सोलर पंप के लिए आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी के लिए हमने 2 पुस्तकें, एक पुस्तक इसका विमोचन किया है, यूजर गाइड, और इसी प्रकार से हैंडबुक और उपयोगकर्ता की पुस्तिका। ये 2 पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी में हमने जो है आज उसका भी विमोचन किया है। ये हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक इसका बंटवारा करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि हम सोलर ऊर्जा को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम अगर सोलर पंप पर ज्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का। समालखा में घी व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर लगाए थे आरोप की पुलिस ने उनकी समय रहते सहायता नहीं की। एसपी पानीपत ने इस मामले में 3 पुलिस कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। वहीं एसपी पानीपत ने बदमाशों का नाम बताने वाले को 1 लाख रुपए की राशि इनाम देने। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान
यह अभियान का योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम का ऑनलाइन यहां पे शुभारंभ किया गया है। योजना के शुभारंभ अवसर पर सीएम ने नूह और हिसार जिला के 2-2 किसानों से सीधे सोलर वाटर पंपिंग के बारे में बातचीत कर अनुभव साझा किया। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विस्तारीकरण करने की बात रखी। साथ ही योजना में समय और धन की बचत के साथ वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से निजात मिलने की भी यहां पर बात कही गई। सबसे पहले तो हमारे जिले का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज इस वर्चुअल माध्यम से इसका लॉन्च किया है कुसुम स्कीम का, इसमें हमारा जिला उन जिलों में शामिल था जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन की है। इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के बारे में, इसके विकास के बारे में कितने चिंतित हैं, कितना ध्यान रखते हैं इस जिले का। और ये जो सोलर ट्यूबवेल की जो स्कीम है हमारे इलाके में इसलिए भी ज़्यादा कामयाब है कि कुछ स्थानों पर जहाँ भूमिगत जल का जो स्तर है वो ज़्यादा गहरा नहीं गया है, वहाँ पर बिजली पे डिपेंडेंट या डीजल पंप पे डिपेंड होने की बजाय सौर ऊर्जा से अगर किसान अपनी खेती कर सकते हैं तो ये न केवल उनके लिए लाभदायक है बल्कि ये वातावरण के लिए भी लाभदायक है। वहीं रोहतक में 134A के तहत गरीब बच्चों का दाखिला करवाने के लिए अभिभावक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब अभिभावकों ने दाखिला करवाने के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का सहारा लिया है। इन अभिभावकों ने साथ दोनों विधायक आज लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दोनों विधायकों के समाधान निकालने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लघु सचिवालय में किसी भी अधिकारी को यहां पर दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। राकेश भाई, आप इंश्योर करो, आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं सिरसा में हुई बारिश से अग्रेसन कॉलोनी का बुरा हाल हो रखा है। जल जमाव इतना हो गया है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ये हालात पिछले लंबे समय से ऐसे ही बना है। जब भी बरसात होती है तो अग्रेसन कॉलोनी में जल भराव हो जाता है। इसे लेकर कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए और रोष व्यक्त किया है। इधर वहीं झज्जर में भट्टा एसोसिएशन की एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। भट्टा मालिकों ने सरकार के जरिए 1 अप्रैल से जीएसटी की दर बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि भट्टा मालिकों का कहना है कि सरकार ने जो ये जीएसटी बढ़ाने का निर्णय लिया है उसे घटाकर वापस 5% किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईंटों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब परिवारों को 2 करोड़ आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि जो जीएसटी की जो बढ़ी हुई दरें जो सरकार 1 अप्रैल से लागू करने पर विचार कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध ऑल इंडिया लेवल पे किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएशन है उनके थ्रू हम चाहते हैं कि जो हमारी बढ़ी हुई जो दर है जो 1 अप्रैल से लागू होगी 12%, उसको वापस 5% पर लाया जाए। ये तो इससे
जीएसटी से जो है ईंटों के रेट बढ़ेंगे, अनावश्यक उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री का जो विजन है 2022 तक 2 करोड़ घरों को गरीबों को देने का, उस पर भी काफी असर पड़ेगा। वहीं जिंद में डॉक्टरों ने 11 जनवरी को सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी, आपको बता दें कि यहां पर सरकारी अस्पतालों में को यहां पे बंद करने की चेतावनी दी है और साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 14 जनवरी से वो आपातकालीन सेवाएं और पोस्टमार्टम के साथ तमाम सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल डॉक्टरों ने एसएमओ को सीधी तौर पर विरोध जताया है और आपको बता दें कि उन्होंने डॉक्टरों का कहना है कि जब डॉक्टर की भर्ती होती है तो उसे प्रमोशन के 18 से 20 साल के बाद डॉक्टर एसएमओ बनता है और एसएमओ की सीधी भर्ती की जाती है, तो डॉक्टरों का सीएमओ बनने से सपना अधूरा रह जाएगा। पूरे हरियाणा के जितने भी सरकारी विभाग में डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हम सब ने मीटिंग करके जो फैसला ये लिया है कि हम 11 जनवरी को ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल टोटली बंद रखेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेगी और अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो हम 14 जनवरी से टोटल शटडाउन रहेगा। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, लेबर रूम्स हैं और पोस्टमार्टम सर्विसेज हैं, ये सभी हर तरह की सर्विसेज हम बंद रखेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और चांसलर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि या तो विश्वविद्यालय खोला जाए या फिर जो फीस है उसको वापस कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 12 जनवरी को प्रदर्शन करने की यहां पर चेतावनी भी दी है। बाकी जिस प्रकार आप सभी को पता है एनएसयूआई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये आपके समस्या को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि आज जो 12 जनवरी तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि कॉलेज खुल जाएंगे। अगर वहाँ तक कॉलेज खुल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खुलते तो जो फीस आपने ली है, जो फीस आप ली है, जो ऑफलाइन के उसमें ली है उसको वापस किया जाए और जिस प्रकार ऑनलाइन के आप कहते हो इतना पैसा लगता है उस पैसे को आपने लगाया जाए, पर जितना ऑफलाइन का वो कम किया जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ फीस माफ हो और हॉस्टल की फीस वापस। तो चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।